नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 5 जुलाई के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस अंक में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर सलवा जुडुम को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सैन्य तालमेल में जो समस्या आ रही है उसको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है एक एडिटोरियल के द्वारा, उस पर भी चर्चा करेंगे। केरल में लाइट रेल और उससे होने वाले पर्यावरण को नुकसान, इसको लेकर के जो एडिटोरियल आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। भारत का व्यापारिक निर्यात, इसके ऊपर एक एडिटोरियल है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पुष्कर धामी जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, इस न्यूज़ में आए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे। और आईबी के द्वारा बांग्लादेशी नागरिकों पर जो अलर्ट घोषित किया गया है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 6 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है हाउ छत्तीसगढ़ हैड स्टॉल्ड अ हिस्टोरिक जजमेंट। और ये टॉपिक जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम के लिए इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं। यहाँ पर 10 साल पहले 5 जुलाई 2011 को जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और एसएस निज्जर के द्वारा सलवा जुडुम पर प्रतिबंध लगाने का एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। और ये सलवा जुडुम जो 2005 में छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के द्वारा माओवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रायोजित था, उसे शुरू किया गया था, उसको लेकर के ये फैसला आया था। अगर हम सलवा जुडुम की बात करें, यहाँ पर आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और ग्रामीणों को विशेष पुलिस अधिकारी यानी कि एसपीओ का दर्जा दिया गया था और उनका काम था माओवादियों से लड़ना। यानी कि ये कोई ऑफिशियली भारत के कोई पुलिस नहीं थे, कोई बल नहीं था, बल्कि वे लोग जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था और वहां के जो स्थानीय ग्रामीण थे उनको एक विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा दिया गया था और उनका इस्तेमाल करके वहां पर जो फोर्सेस हैं वो माओवादियों के खिलाफ अपना अभियान चलाती थी। तो यहाँ पर एक तरीके से एक नागरिक अपने ही गांव के दूसरे नागरिक के खिलाफ हथियार उठा लिया था। और यहाँ पर इस दौरान छत्तीसगढ़ के गांवों में बहुत सारे हिंसा देखी गई थी, बहुत सारे गांव जला दिए गए थे, बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले अभी भी चलते हैं। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2011, डेट याद रखेगा 5 जुलाई 2011 को सलवा जुडुम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और यहाँ पर लेखक के द्वारा इस बात का चर्चा किया गया है किस तरीके से जो फैसला सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके 10 साल गुजर जाने के बाद भी जमीन पर सरकारों के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि इस फैसले में न्यायाधीशों ने यह भी कहा था कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों और ग्रामीणों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में आतंकवाद विरोधी अभियानों में इस्तेमाल करना असंवैधानिक है। और इन्होंने निर्देश दिया था कि ऐसे लोगों को यातायात प्रबंधन या कोई अन्य सुरक्षित कर्तव्यों में तैनात किया जाए। इसके अलावा इस आदेश में न्यायाधीशों ने कहा था कि विशेष रूप से सुरक्षा बलों और मानवाधिकारों के उल्लंघन में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हिंसा का शिकार हुए ग्रामीणों के पुनर्वास को उन्होंने लंबित छोड़ दिया, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट को यह कहा गया था कि वो इन ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना लेकर के कोर्ट के सामने आएगी। यानी कि जिन लोगों के घर वहां पर जला दिए गए थे, जिन स्कूलों को कब्जा कर लिया गया था अर्धसैनिक बलों के द्वारा, उन सभी को पुनर्वास करने के लिए राज्य सरकार एक योजना प्रस्तुत करने वाली थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। और इसीलिए कोर्ट ने ग्रामीणों के पुनर्वास के मुद्दे को लंबित छोड़ दिया था। लेकिन 10 साल होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा जो यहाँ पर काम करने को कहा गया था राज्य सरकार को, उसे उन्होंने पूरा नहीं किया है। जैसा कि मैंने कहा कि 2005 से लेकर के 2007 के बीच में जब ये सलवा जुडुम बहुत ही पीक पर था, उस समय
इसमें शामिल लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ के गांवों में बहुत ज्यादा मारकाट मचाया गया था। गांव के गांव जला दिए गए थे, स्कूलों को कब्जा कर लिया गया था, बहुत सारे ग्रामीणों की हत्या की गई थी। यानी कि मानवाधिकार उल्लंघन के बहुत सारे मामले इसमें शामिल थे। और जब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामने आया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया था कि वे इन ग्रामीणों को जो इसका शिकार हुए हैं, खास करके जो हिंसा का शिकार हुए हैं, उन्हें पुनर्वास करना चाहिए। वहाँ के स्कूलों को फिर से शुरू करना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकें। वहाँ पर सड़कों में जो गड्ढे खोद दिए गए थे उन्हें ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। वहाँ के नौजवानों को नौकरी देने की बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन सरकार के द्वारा 10 साल होने के बाद भी इन सभी मामलों में कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ पर यही कहा गया है कि 10 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी फैसले को सही तरीके से राज्य सरकार के द्वारा लागू नहीं किया गया और राज्य सरकार ने केवल एसपीओ यानी कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर का नाम बदल दिया और अब उन्हें जिला रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी के रूप में जाना जाता है। और इन सभी बातों को लेकर के 2012 में एक अवमानना याचिका भी दायर की गई थी कोर्ट में, लेकिन अभी भी उसकी सुनवाई का इंतजार ही हो रहा है। तो इन्हीं सभी बातों को यहाँ पर उठाया गया है और कहा गया है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट को सरकारों के द्वारा जमीन पर लागू नहीं किया गया और इस कारण से छत्तीसगढ़ में जो विकास होना चाहिए था, लोगों का पुनर्वास होना चाहिए था, वो काम उस तरीके से नहीं हो पाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। आइए एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पे एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है द प्रॉब्लम नाउ विद द मिलिट्री सिनर्जी प्लान और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस एडिटोरियल में कौन कौन सी प्रमुख बातों को उठाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के सीडीएस को यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एक कार्य सौंपा गया है और उस कार्य का नाम है थिएटर कमांड। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो सीडीएस है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी क्या भूमिका है। आप सभी जानते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जिसमें अन्य सदस्य के रूप में तीनों सेना के प्रमुख शामिल होते हैं। उनका कार्य भारतीय सेना की 3 सेवा शाखाओं के बीच अधिक से अधिक परिचालन तालमेल को बढ़ावा देना और अंतर सेवा संघर्ष को कम करना है। वह रक्षा मंत्रालय में नवनिर्मित सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख भी होते हैं और इसके साथ साथ सीडीएस तीनों सेनाओं से जुड़े मामले पर रक्षा मंत्री को सलाह भी देते हैं। यानी कि तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बढ़ाने में सीडीएस की एक अहम भूमिका है। और यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण काम उन्हें सौंपा गया था वो था थिएटर कमांड बनाना। ये थिएटर कमांड क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस योजना के अनुसार एक थिएटर कमांड बनाया जाएगा जिसमें थल सेना, नौसेना, वायु सेना की इकाइयां होंगी। यानी कि ये तीनों सेनाओं को मिलाकर के एक कमांड का स्थापना किया जाएगा और ये सभी एक ऑपरेशनल कमांडर के तहत भारत के सुरक्षा चुनौतियों का एक इकाई के रूप में उसका सामना करेंगी। वर्तमान में थल सेना, नौसेना और वायु सेना के पास अलग अलग कमांड है, लेकिन अब ये योजना विवादों में फंस गई है और ये विवाद क्या है उसी की चर्चा इस एडिटोरियल में किया गया है। यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ बातें कही थी। उनका कहना था कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय सेना और भारतीय नौसेना का एक सहायक है और इसी को लेकर के इंडियन एयरफोर्स के चीफ और सीडीएस के बीच में कुछ तलखी भी देखी गई थी। यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स को भारतीय सेना और नौसेना के सहायक के रूप में देखना भविष्य में किसी भी संघर्ष को प्रभावित कर सकता है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरीके से भारतीय सेना और भारतीय नौसेना इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स भी भारत के सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसे सिर्फ सहायक के रूप में देखना एक गलती होगी। यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय सेना ने हमेशा से ही
इंडियन एयरफोर्स को एक सहायक के रूप में देखा है और बहुत सारी सूचनाओं से उसे दूर रखा है। और इसी का यहाँ पे जिक्र करते हुए समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से अगर तीनों सेनाओं में तालमेल नहीं बैठा तो आने वाले भविष्य में अगर कोई संघर्ष छिड़ता है पाकिस्तान और चीन के साथ, तो एक तरीके से ये भारत के लिए नुकसानदायक होगा। और इन्हीं सभी बातों को लेकर के यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से एयरफोर्स हर युद्ध में युद्ध की स्थिति को बदलने का मादा रखती है। उसके पास इतना पावर है कि अगर उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए तो युद्ध का परिदृश्य बदल सकता है। यहाँ पर कारगिल इसका एग्जाम्पल है, 1971 का जो वॉर है वो भी इसका एग्जाम्पल है। और जब हमने इंडियन एयरफोर्स का यूज नहीं किया था इंडो चाइना वार में, तो हमने देखा था कि भारत को वहां पर कितना नुकसान हुआ था। तो इन्हीं सभी बातों का जिक्र करते हुए ये कहा गया है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी है कि वो तीनों सेनाओं के बीच में जो तालमेल है उसे ठीक करने का प्रयास करें, नहीं तो जो थिएटर कमांड बनाया जा रहा है उसका लक्ष्य पूरी तरीके से हम पा नहीं पाएंगे। और इन्हीं सब बातों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, भारत की सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पर काफी कुछ कहा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द हेवी फुटप्रिंट ऑफ लाइट रेल। और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। आइए देख लेते हैं कि आखिर किस मुद्दे को उठाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर केरल में लाइट रेल के लिए अधिग्रहण की गई भूमि की चर्चा की गई है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्द्र भूमि है। और इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि जो परियोजना वहां पर चलाई जा रही है उसका पर्यावरण लागत बहुत ही ज्यादा होगा, यानी कि उससे होने वाले जो पर्यावरण को नुकसान है वो उस योजना से कहीं ज्यादा है। यहाँ पर कहा गया है कि जिस एरिया में इस परियोजना को बनाने का प्रयास किया जा रहा है उस एरिया में बहुत सारे विनाशकारी भूस्खलन दर्ज किए गए हैं। और यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो पहला विचार इस योजना के बारे में सोचते समय दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इस योजना के कारण वहां पर जो सतह है उसकी स्थिरता को कितना नुकसान होगा, वो कितना इससे प्रभावित होगा। यानी कि हो सकता है कि इस परियोजना के कारण वहां पर भूस्खलन के मामले और बढ़ जाएं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो परियोजना चल रही है उसमें जो भूमि अधिग्रहण की गई है उसमें आर्द्र भूमि तो शामिल है ही, इसके साथ साथ इसमें धान की खेती करने वाले खेत भी शामिल हैं। यानी कि जो भूमि यहाँ पर अधिग्रहण की गई है वो या तो आर्द्र भूमि है या फिर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा धान के खेत हैं। और यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से केरल में धान का उत्पादन घट रहा है और इसका एक कारण है सुनिश्चित जल की आपूर्ति की कमी। तो एक तो पहले से वहां पर धान की खेती में नुकसान हो रहा है, उसका उत्पादन घट रहा है, और उसका जो प्रमुख कारण है वो यहाँ पर बताया गया है कि जल आपूर्ति में कमी। और जिस एरिया में ये परियोजना बनाई जा रही है वहां पर यह कयास लगाया जा रहा है कि इस परियोजना के कारण वहां के धान के खेतों में जो जल की आपूर्ति होती है वो खत्म हो जाएगी, जिसके कारण धान का जो उत्पादन है वो और कम होगा। और इस कारण से केरल की जो खाद्य सुरक्षा है उसे भी खतरा यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो इन सभी की यहाँ पर चर्चा की गई है और बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से ये जो परियोजना है वो केरल को नुकसान पहुंचाएगी, वहाँ के धान के खेतों को नुकसान पहुंचाएगी, वहाँ की जो आर्द्र भूमि है उसको नुकसान पहुंचाएगी, और उसके कारण जो वहाँ के इन्वायरमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पर इस एडिटोरियल में विकल्प की भी चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि केरल में पहले से ही एक रेलवे लाइन है जो अधिकांश भाग में 2 लेन की है, यानी कि वहाँ पर जो है रेलवे का कोई कमी नहीं है। इसके अलावा केरल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी हैं, और कहा जाता है कि केरल सारे राज्यों में सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी वाला राज्य है, यानी कि वहाँ पर सड़क मार्ग भी अच्छी तरीके से बना हुआ है। वहाँ पर जो परिवहन की संभावनाएं हैं वो पानी के परिवहन की संभावनाएं हैं। और कहा जा रहा है कि तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से जोड़ने वाली समुद्री नौका को सरकार को शुरू करना चाहिए। इसके अलावा जो केरल में बंदरगाह हैं
उन्हें भी एक दूसरे से जोड़ना चाहिए, जिससे सरकार को किसी भी जमीन को अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा और बिना जमीन को नुकसान पहुंचाए सरकार पानी के ऊपर परिवहन को स्थापित कर सकती है और इससे कोई भी पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा कि ये वही एरिया है जिसको जोड़ने के लिए, यानी कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड, जिसको जोड़ने के लिए एक नई रेलवे लाइन वहां पर बिछाई जा रही है। और यहाँ पर कहा गया है कि रेलवे लाइन के जगह पर अगर हम समुद्री परिवहन का, यहाँ पर पानी के ऊपर परिवहन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन्हीं सभी बातों का जिक्र लेखक के द्वारा इस एडिटोरियल में किया गया है और कहा गया है कि ये जो लाइट रेल की परियोजना केरल में शुरू की जा रही है, इसका पर्यावरणीय लागत बहुत ही ज्यादा है और इसको देखते हुए सरकार को दूसरे उपाय खोजने चाहिए, क्योंकि केरल में परिवहन की सुविधाएं पहले से ही अच्छी हैं, मौजूद हैं। आइए अब एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 में एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है मिक्स बैग, और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस एडिटोरियल में कौन से मुद्दों को उठाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर लेखक के द्वारा एक इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि जून में समाप्त हुए पहली जो तिमाही है उसमें भारत का व्यापारिक निर्यात 95 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है और जिसके कारण आर्थिक मोर्चे पर उसने कुछ उत्साह प्रदान किया है। और यहाँ पर कहा गया है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित प्रमुख विकसित बाजारों में बढ़ते टीकाकरण कवरेज और आर्थिक सुधार के कारण डिमांड जनरेट हुआ है और इसके कारण भारत को ही फायदा हुआ है और भारत का जो व्यापारिक निर्यात है फर्स्ट 3 मंथ में वो भी 95 बिलियन दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि अगर हमें इस ट्रेंड को जारी रखना है तो सरकार को तुरंत अर्थव्यवस्था के हर घटक में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने होंगे, जिसके कारण ये जो निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई है वो कायम रह सके। नहीं तो यहाँ पर जो निर्यात में तेजी आई है हम उसे सस्टेन नहीं रख पाएंगे और इसमें फिर कमी आने लगेगी। और इसीलिए इस एडिटोरियल का नाम भी मिक्स बैग रखा गया है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि भारत में वो उद्योग जो सबसे ज़्यादा नौकरियां पैदा करते हैं, नौकरियां देते हैं, जिसमें रेडीमेड वस्त्र, चमड़ा, चाय जैसे उद्योग हैं, उनके निर्यात में जून 2019 से दोहरे अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि हमारे देश में समस्या को दर्शाता है। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जरूर हैं जहां पर निर्यात बढ़ा है, लेकिन वैसे उद्योग जहां पर नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं, जैसे मैंने नाम लिया रेडीमेड वस्त्र, चमड़ा या फिर चाय, उसमें भारत के निर्यात में कमी आई है और इस कारण से जो एक्सपोर्ट बढ़ने का फायदा है वो नौकरियों में नहीं दिख रहा है। अगर भारत सरकार रेडीमेड के वस्त्र के निर्यात को बढ़ावा देने का काम करे, चाय को निर्यात को बढ़ावा देने का काम करे, चमड़े से बने हुए वस्तुओं को के निर्यात को बढ़ावा देने का काम करे, तो यहाँ पर लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी और इस निर्यात का फायदा भारत को भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि निर्यातकों को सरकार के द्वारा बनाई गई नई निर्यात नीति, जिसे हम निर्यात उत्पादों पर शुल्क तथा करों में छूट यानी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट योजना कहते हैं, उसको लेकर के अस्पष्टता नहीं है और इस कारण से भी बहुत सारे निर्यातकों ने जो है अभी अपने निर्यात को कम रखा है। ये योजना निर्यात पर लगने वाले शुल्क को कम करने और निर्यातकों को प्रोत्साहित करने वाली है, लेकिन अभी तक इसमें अस्पष्टता की कमी है, जिसके कारण भारत में बहुत सारे जो निर्यातक हैं वो अभी इसका वेट कर रहे हैं कि सरकार इस योजना के तहत उन्हें क्या फायदा देने वाली है। तो इन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र किया गया और कहा गया है कि भले ही पहली तिमाही में भारत का व्यापारिक निर्यात 95 बिलियन देखा गया, लेकिन अगर हमें इसे बढ़ाना है और इसे सस्टेन करके रखना है, बनाए रखना है, तो भारत को आर्थिक मोर्चे पर बहुत सारे सुधार लागू करने होंगे और वैसे निर्यात को यहाँ पर बढ़ाना होगा जिससे भारत में नौकरियों को बढ़ावा मिले। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 और 6 में एक न्यूज़ आया जो कि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उत्तराखंड में वह कौन सी स्थिति बनी जिसके कारण
वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के, उसकी यहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ है। वो है अनुच्छेद 163, जिसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, प्रधान होगा, वो मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है वो है अनुच्छेद 164, जिसमें मंत्रियों के बारे में अनुबंध की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 164 में बहुत सारी बातें हैं, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है, और वो है इसका चौथा पॉइंट। यहां पर इस आर्टिकल का चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कहता है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी आपको ये ध्यान में रखना है कि मंत्री बनने के लिए आपको राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर आप राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी हैं तब भी आप मंत्री बन सकते हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर आपको राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी कि या तो आपको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो अगर आप विधान परिषद का भी सदस्य बन जाते हैं तो जो आपका मंत्री पद है वो बच सकता है। लेकिन यहां पर देखा गया कि जो उत्तराखंड के पूर्व सीएम थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके 6 महीने के बीतने के बाद भी वे विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाए और इसी कारण से वहां पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे, खास करके आर्टिकल 163 और 164 को, क्योंकि अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए अब एक और न्यूज़ को यहां पर देख लेते हैं, और आज के पेपर के पेज नंबर 5 में एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है IB साउंड्स अलर्ट ऑन बांग्लादेशी नेशनल, और ये टॉपिक GS पेपर 3 सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में पिछले शनिवार को फर्जी दस्तावेजों के साथ 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है, और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी नागरिक हैं जिन्होंने भारत के क्षेत्र में घुसपैठ की है। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर बांग्लादेश से इतने सारे लोग भारत में क्यों घुसपैठ करते हैं, और उसमें जो बड़ा मामला है वो है नौकरी। यहाँ पर कहा जाता है कि नौकरी ढूंढने के लिए बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं, और जांच अधिकारियों का संदेह है कि बहुत सारे बांग्लादेशी कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे शहरों में गुपचुप तरीके से बहुत सालों से रह रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गरीबी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण वहाँ के लोग भारत में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मुद्दा है। यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत सारे आतंकी संगठन इन बांग्लादेशी नागरिकों को लुभा रहे हैं, उन्हें लालच दे रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, और जिसके कारण ये जो नागरिक हैं वो एक तरीके से इन आतंकवादी संगठन के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं, और इनके कारण भारत का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो खतरे में पड़ गया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं वो भारत के बड़े बड़े शहरों में आतंकवादी हमले करा सकते हैं, अशांति पैदा कर सकते हैं, क्योंकि गरीबी के कारण इन्होंने बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया है और कुछ पैसों के लिए वो आसानी से ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उन स्टेट्स की जिक्र की है जिनकी बाउंड्री बांग्लादेश से मिलती है और जहाँ से ये बांग्लादेशी नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं, और वे स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम। और इस कारण से बहुत सारे बांग्लादेशी नागरिक आसानी से भारत में प्रवेश कर जाते हैं, और जिनके कारण अब भारत में अशांति का खतरा पैदा हो गया है। आइए अब मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को थिएटर कमांड स्थापित करके संयुक्ता लाने के लिए जो काम दिया गया था
वो समस्याओं से घिर गया है और आप इस कथन का विश्लेषण करें। तो हमने इस पर चर्चा की है कि किस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को एक थिएटर कमांड बनाने का काम सौंपा गया था और ये थिएटर कमांड इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बीच में संयुक्ता लाने का एक प्रयास है। लेकिन यहाँ पर इसको लेकर के बहुत सारी समस्याएं अभी आ गई हैं हाल के दिनों में। उन सभी का विश्लेषण करते हुए आप यहाँ पर अपने उत्तर की स्थापना कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को, और दूसरा क्वेश्चन है सलवा जुडम की संवैधानिकता पर चर्चा करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने पहले एडिटोरियल में इस पर चर्चा किया। मैंने आपको सलवा जुडम के बारे में सारी जानकारी दी है कि किस तरीके से ये जो अभियान था वो भारत के एक नागरिक को भारत के दूसरे नागरिक के खिलाफ हथियार उठाने को प्रेरित कर रहा था, भले ही वो हथियार सरकार ने दिए थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सलवा जुडूम में जो लोग थे वो भारत की सेना के लोग नहीं थे, वो भारत के अर्धसैनिक बलों के लोग नहीं थे, वो पुलिस नहीं थी, बल्कि वो आम नागरिक थे जिन्हें बिना ट्रेनिंग दिए माओवादियों के खिलाफ उपयोग किया गया। और इसमें माओवादियों के साथ साथ सलवा जुडूम में जो शामिल लोग थे उन्हें भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और जिसको लेकर के कोर्ट के द्वारा भी इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो इन सभी का जिक्र करते हुए आप आसानी से अपने उत्तर की संरचना कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको आज का यह समाचार विश्लेषण अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।